महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ होती है। हमारे आसपास महिलाएं, बेटियां, सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता से निभाती है। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका और उनके बलिदान को नज़रअंदाज करता आया है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वो इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों भरी कहानी पर आधारित है हमारा शो नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है चिंता अनुराधा जी, जो कि आंध्र प्रदेश के अमलापुरम से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा शुरू करने से पहले आपको इनकी जीवन के सफर की छोटी सी झलक दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश का पश्चिम गोदावरी जिले का एक छोटा सा गांव मारतेरू। इसी गांव में एक दंपत्ति श्री चिंता कृष्णमूर्ति और श्रीमती चिंता विजया भारती के घर 18 अक्टूबर 1972 को एक बेटी ने जन्म लिया और नाम रखा गया चिंता अनुराधा। पिता समाज सेवी थे तो वही संस्कार बेटी को भी मिले। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई, अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर समाज सेवा में लग गई। अगर हम चिंता अनुराधा की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने सेंट एन्स हाई स्कूल हैदराबाद से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उस्मानिया विश्वविद्यालय से बीए किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये अब पूरी तरह से समाज सेवा में ही जीवन लगाएंगी। इनकी निजी जिंदगी की तरफ नजर डालें तो इनकी शादी 22 नवंबर 1991 को श्री TSN मूर्ति से हुई। चिंता अनुराधा और TSN मूर्ति के परिवार में एक बेटा और 2 बेटियां हैं। चिंता अनुराधा का राजनीति से परिचय तो बचपन से ही हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद चिंता अनुराधा ने अपने पिता की याद में चिंता कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के नाम से मानव सेवा के लिए एक NGO की स्थापना की। समाज सेवा के लिए चिंता अनुराधा को महिला रत्न पुरस्कार और भारत महिला शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। चिंता अनुराधा साल 2018 में YSR कांग्रेस पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो गयी और पार्टी प्रमुख श्री YS जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में उन्हें अमलापुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव में वो अमलापुरम सीट से उम्मीदवार बनी और चुनाव जीतकर संसद पहुंची। आइए चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि चिंता अनुराधा से उनकी जीवन की कुछ दिलचस्प बातें। चिंता जी, स्वागत है आपका नेत्री में। जी, थैंक यू। और आप दक्षिण से आते हैं, आंध्र प्रदेश में एक कंस्टिट्यूएंसी जो बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। वहाँ स्पीकर भी लड़के जीत चुके हैं, बहुत सारे दिग्गज नेता, और आप एक हाउसवाइफ टर्न्ड पॉलिटिशियन, ये कहना सही होगा या गलत? जी, सही है। तो आप एक हाउसवाइफ है और राजनीति में ये दिलचस्पी कैसा? राजनीति में जैसे कि शुरू से मैं नहीं थी, तो मेरे पापा राजनीति में थे और उनकी सडन डेथ होने के कारण और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी ने मेरे फैमिली से किसी एक को, जैसे कि मेरे और 2 भाई हैं, तो उन्होंने सोचा कि अमलापुरम कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर एक विमेन लड़ेगी तो शायद अच्छा होगा। तो उनका भी जैसे कि लेडीज़ के लिए, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और इसी वजह से उन्होंने मुझे चुना और वहाँ से कंटेस्ट करने के लिए मेरा नाम चुना गया। तो ये क्या कहना सही होगा कि ये लक बाय चांस था कि 2 भाई 1 बहन, किसी को भी टिकट मिल सकता था और आपको मिला सिर्फ क्योंकि आप एक महिला उम्मीदवार हैं, या एक परिवार से आते हैं, या कोई एंटाइटलमेंट है, या चिंता अनुराधा को कुछ कर दिखाना था? जी, पहली बात है जैसे कि मेरे फादर की वजह से, जैसे कि वो ऑलरेडी रह चुके हैं उधर,
तो उनके और हमारे सीएम सर के जो बीच का अनुबंध था तो अलग था। तो इसी की वजह से जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने हमारे फैमिली में प्रेफर किया। फिर बाद में शायद उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस होंगे उनके भी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने मेरा नाम चुना, बस इतना ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मोदी वेव के बावजूद आप 40,000 वोटों से जीत के आई और पढ़ा है, सुना है कि इलेक्शन के दरमियान आप पीछे भी हटना चाह रही थी। तो आज जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है, ये निर्णय सही था? आप आपके महिलाओं के ज़िंदगी में परिवर्तन ला सके हैं, या फिर क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा रूरल कंस्टिट्यूंसी है, आपकी कोई सोच कल्पना थी? पहली बात है कि जैसे कि जो आपने बोला कि हमें पीछे हटना वाली थी, तो वो तो गलत बात है। तो जैसे कि कोई भी अगर इलेक्शन में बिना हिचक और झिझक से आगे निकलती है तो कुछ ना कुछ तो रूमर आता ही है। तो शायद वो तो बहुत बड़ा झूठ और रूमर था, तो इसी वजह से मैंने उसका इतना ध्यान भी नहीं दिया था। जैसे कि मैं तो इलेक्शन कैंपेन में बहुत बिजी थी, और एक तरफ मैं बिजी थी और एक तरफ ये जो रूमर था कि हम लोग पीछे हट रहे थे, फिर भी मैं चुप बैठी रहती। तो मैंने भी एक प्रेस काम पे ध्यान किया। उस काम पे ध्यान दे के फिर जैसे कि एक हफ्ते में तो इलेक्शन था, तो उस टाइम पे तो पीछे हटने का नाम ही नहीं होता था। आपके बचपन और आपके परवरिश के बारे में कुछ बताएं। बचपन से तो जैसे कि मैं और 2 भाई, तो हमारा एक जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली सोचिए, बट फिर भी हम लोग जॉइंट फैमिली में से, जैसे कि मेरे डैडी के जॉब की वजह से हम लोग हैदराबाद में रहते थे, तो हम लोगों को लड़की और लड़का का जो डिफरेंस कभी भी नहीं दिखाते थे। अच्छा। तो इस बात पे तो मैं बहुत गर्व होती हूँ, जैसे कि मेरे पेरेंट्स के जैसे कि अपब्रिंगिंग पर। तो आई फील वेरी प्राउड टू बी देयर चाइल्ड। Being a girl child also, they have given me so much of freedom that I had to lead my brothers. अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। They are younger to me, but still we never had the difference of a girl and a boy. तो उसके हिसाब से तो it was equality to the fullest. Yeah, gender equality बहुत था हमारे घर में। तो आपने YSR रेड्डी के पार्टी को क्यों चुना? आपके पास अभी हाल ही में देखा जाए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफ़ी ऑप्शंस थे, TDP या फिर कांग्रेस, YSR क्यों? एक्चुअली जब मेरा नाम प्रपोज हुआ था, जैसे कि मैं इलेक्शंस में जा रही थी, तो बहुत सारे पार्टी भी आए थे हम लोगों को प्रपोज करने के लिए। जैसे कि हमारे पार्टी में आइए, जैसे कि खर्चा भी नहीं होगा, जस्ट दे हैव देयर ओन फैक्टर्स। तो मेरे हिसाब से तो जैसे कि मेरे पापा 2016 में उनका डेथ हुआ था, तो 2018 में भी जैसे कि मुझे जैसे हमारे सीएम सर से खबर मिली थी कि आप लोग तैयार है कि नहीं बोल के हमें पूछा गया था। तो इसकी वजह से जब उन्होंने इतना याद रख के हमारे फैमिली को उन्होंने पूछा, तो वी हैव दैट इंडिपेंडेंस and respect. Yeah. So I thought like I should go with CM sir itself, because he has remembered us very well until so many years. So जितना वैल्यू मेरे डैडी और उनके रिलेशन को वो देते थे, तो आई थिंक गोइंग टू द अदर पार्टी इज बेईमानी होगा। अच्छा, तो आप सांसद बने, जब ओथ आपने लिया, आपने ओथ हिंदी में लिया, और बहुत कम लोग हैं जो दक्षिण से आते हैं जो हिंदी में ओथ लेते हैं, अपने लोकल लैंग्वेजेस में ज़रूर लेते हैं। तो इसके पीछे क्या सोच थी? जैसे कि सांसद आप बोलते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, वी रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले मैं सोची थी कि मैं तेलुगु में ही अपना वोट दूंगी। तो फिर बाद में सोचा कि जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डिस्कस कर रहे थे कि किस लैंग्वेज में हम लोग करेंगे बोल के। तो उन्होंने बताया जैसे कि अगर आप सांसद हो, दिल्ली रिप्रेजेंट करते हो, तो इट्स बेटर यू गो विथ हिंदी। सो एज ऑफ लाइक आई हैव स्टडीड हिंदी फ्रॉम माय स्कूल डेज। सो हिंदी इज द फर्स्ट लैंग्वेज फॉर अस इन तेलंगाना। सो दैट वाज अ वेरी एडेड एडवांटेज फॉर अस, एंड सो आई हैड टू गो विथ हिंदी। निजी जिंदगी के बारे में बताएं। कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट बिहाइंड दिस सक्सेसफुल वुमन इज देयर अ मैन? श्योर, इट्स माय हस्बैंड।
अच्छा। एंड हिज नेम इज टी एस मूर्ति एंड ही इज अ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ओके। तो प्रोफेशनल हैं और आपके राजनीति में दखल अंदाज करते हैं या समर्थन? ही सपोर्ट्स मी। एक्चुअली जब तक मैं जीती थी तो उन्होंने जैसे कि प्लानिंग कैसे जाना है, कैसे करना है, वो सब सलाह देते थे। और एक बार जब मैं जीत के इस जगह पे आई तो देन ही सेड बैक्ड ऑफ। ही सेड लाइक इट इज़ नाउ योर ड्यूटी, यू टेक केयर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी। और आपके बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। ओके। और उनका समर्थन है? जी। जब मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती थी तो आई हैड टू सिट विथ माई चिल्ड्रन। मेरे तीनों बेटे, जैसे कि हमारा फैमिली गैदरिंग जो भी है, स्टेशन सब लोग बैठ के लेते हैं, तो हम 5 बेटे थे। मेरा बेटा 12 साल का था, तो मैं उससे पूछी थी कि जैसे कि पॉलिटिक्स में जा रही हूँ तो व्हाट इज़ योर व्यू? देन ही सेड, ही जस्ट आस्क्ड मी लाइक, इज इट नेसेसरी फॉर यू टू गो इनटू पॉलिटिक्स नाउ? Then I said, we started telling whatever is happening and मेरा एक ही जवाब था उसको, जैसे कि ये मेरे डैडी का लास्ट विश था कि उनको कुछ बनना था, कि एमपी और एमएलए whatever it is. So I just wanted to fulfill his wish. Even my mother supported me on this. तो मेरी माँ का तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है जैसे कि मुझे सपोर्ट करने में। Then my son, जब ये जो जवाब सुना था तुरंत उसने बोला तो अब जाओ मम्मी, मैं घर में रहूँगा, दीदी है, शी विल टेक केयर ऑफ मी। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात थी। जी। चिंता जी, आपके जो कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें और ख़ास तौर से जो रूरल विमेन है जो कृषि के क्षेत्र में, कोकोनट फार्मिंग हो, राइस हो, आप क्या भूमिका और क्या सोच या क्या बड़ा एक लक्ष्य है कि आप उनके निजी ज़िंदगी में कैसे उनको आत्मनिर्भर कर सकेंगे? वैसे तो देखा जाए तो आजकल विमेन बहुत ही समझदार हो गए हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग और सोच, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आजकल। जो जैसे कि पुराने के ज़माने में तो जैसे घर में बोलते हैं वही सुनते हैं या फिर जो चाहिए वही करते थे, मगर आजकल ऐसा है कि उनको सोच और काम दोनों चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारे महिलाएं आते हैं हमारे यहाँ, तो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो हम भी उनको सलाह देते हैं। जी। बीइंग ए फर्स्ट टाइमर ऑल्सो, लाइक आई हैव बीन टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड देम फर्स्ट। देन जैसे कि मेरे क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको मैं क्या कर सकती हूँ, पहले इसके सोच में तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। कौन से ऐसे 3 मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है ताकि आपके कंस्टिट्यूएंट्स को फ़ायदा हो? पहला वाला एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आजकल सब लोग एम्प्लॉयमेंट के बिना, बहुत सारे यंगस्टर्स वैसे ही पड़े रहते हैं, जैसे कि उनको। और सेकंड, एजुकेशन। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सबका। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चिंता जी, आपके क्षेत्र में उद्योग यानी कि एक पावर प्लांट, कृषि और कौन से ऐसे चीज़ हैं जो आपको लगता है आप आपके अमलापुरम में ला सकते हैं? आपको पता है जैसे कि हमारा कोकोनट ग्रोन एरिया है, तो कोकोनट बेस्ड कोई इंडस्ट्री अगर वहाँ पे आए तो हम भी बहुत खुश होंगे। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि आप अभी आजकल हम लोगों को पता चल रहा है, जैसे कि कोकोनट वर्जिन ऑयल, फिर कोकोनट बेस्ड बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि कोकोनट के जो प्रोडक्शन हो रही है उसका सही इस्तेमाल करके वाटर, ऑयल
वगैरह। तो उनका भी जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे, ज़रूरी है। तो एक तो हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बचत गढ़ आपने क्रिएट किए हैं आपके क्षेत्र में? जी वो तो है, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि ड्वाक्रा ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो उसके बावजूद भी जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से लेडीज़ को भी टाइमली वर्क भी दे सकते हैं और नौजवानों को भी वर्क मिलेगा वहाँ पे। आपने एक स्लोगन शायद कहीं दिया है कि पब्लिक सर्विस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनल लाइफ। इसके पीछे क्या तात्पर्य है? पब्लिक सर्विस तो मेरे जैसे कि डैडी जब थे तब से ही उनको सर्विस करना आदत था। जैसे कि अगर वो काम करते थे तो भी जैसे कि कभी कभी गांव आते थे, उनके हाथ में जैसे कि कुछ भी हो सके वो करते थे। तो ये सब काम तो मुझे पता नहीं था, जैसे कि जब तक मैं खुद राजनीति में ना आए। उससे पहले जैसे कि मेरे डैडी के डेथ के टाइम पे मुझे पता चला कि जैसे कि उनका काम कितना करते थे और पुअर सेक्शन को शायद आपने एक स्कूल भी दिया है, दान में आपने एक जगह दिया है जहाँ स्कूल बना है जी। और ऐसे आप उनके जो लेगेसी को है आगे बढ़ाते हुए आपने काम की। आपने कहा कि आपका फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा और बहुत सारे लोगों ने आपको आगे बढ़ाया, लेकिन भारत में आप देखें तो हर एक महिला को ये मौका भी नहीं मिलता है और ये सपोर्ट भी नहीं मिलता है। आज जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं नेत्री, जहां वो एक आकांक्षा अपेक्षा के साथ देख रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ें, आप गृहस्थी संभालते हुए डायरेक्ट पार्लियामेंट आ गए, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी आजकल लड़कियां बहुत सोचती है कि फ्यूचर के लिए अगर इतना सोचती है, कुछ करना चाहती है, तो ज़रूर पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं हर पेरेंट्स को एक ही विनती करती हूँ, जैसे कि अगर लड़की पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो आने दीजिए, कुछ करना चाहती है तो करने दीजिए। तो इतना सपोर्ट पेरेंट्स से मिलेगा तो और कुछ भी नहीं चाहिए उसको, तो वो खुद कुछ कर दिखा सकती है। चिंता अनुराधा जी के हॉबीज़ क्या है? जब राजनीति नहीं कर रही है, क्षेत्र में प्रचार नहीं कर रही है, तो क्या करते हैं आप? क्षेत्र में प्रचार नहीं करने का टाइम ही नहीं मिलता, जैसे कि हमारा पूरा 24/7 होता है। और कुछ भी टाइम मिला तो मैं अपना जैसे कि कोकोनट गार्डन में जाती हूँ, जहाँ मेरे मम्मी डैडी का घाट है, तो उधर जाके तो वी हैव अ काउ शेड, तो हमारे थोड़े बहुत गाय है, तो उनका जो भी है कुछ चाहिए तो वो सब देखती हूँ, खेती बाड़ी सब देखती हूँ, एक राउंड मार के आती हूँ। दैट इज़ माई ओनली हॉबी राइट नाउ। स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और ख़ास तौर से बोल रहे हैं कि ये हमारी सांसद हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जब भी मैं किसी स्कूल विज़िट करती हूँ तो बच्चे तो जैसे कि अपनी माँ के पास कैसे आते हैं, वैसे मेरे पूरा आजू बाजू में आके खड़ा हो जाते हैं। यूजुअली जब एक विमेन सांसद को देखते हैं तो शायद वो इंस्पायर होते हैं कि मैडम लेडी होके वो यहाँ पे आई हमारे यहाँ होके, शायद वो इंस्पायर होते हैं। शायद मेरा सोच है, जैसे कि आके जब मुझसे बात करते हैं, कोई ऑटोग्राफ भी पूछता है, तो आई टेल देम आई इंसिस्ट देम लाइक यू हैव टू स्टडी, दिस इज द एज वेयर यू नीड टू स्टडी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, गेट इनटू समथिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स देन कम। सो आई डू गिव देम सजेशंस लाइक यू नीड टू डू समथिंग इन योर लाइफ। आपके स्कूल के कॉलेज के दिन के कोई अनुभव या कोई एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि इज इट बिन अ गेम चेंजर फॉर यू पर्सनली? नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम माई स्कूल और कॉलेज डेज। तो जैसे कि हर लड़की जैसे पढ़ती है वैसे ही हुआ मेरा, इतना खास कुछ नहीं था, बट दिस इज अ सडन चेंज ऑफ माई लाइफ बिकॉज माई फादर इज नॉट देयर, दैट्स इट। अदरवाइज आई एम ए प्लेन नॉर्मल गर्ल who was looking after my house, my children. This was the only life I had and my world also. So अभी जैसे कि इस दुनिया में आने के बाद you need to compromise few things और किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो उसमें पहला मेरा फैमिली है, जैसे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पहला है, फिर बाद में मेरे फैमिली, तो ऑप्शंस चेंज हो गए।
एज अ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन, कौन सा ऐसा भाषण आपने दिया जो आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है? और ऑल इन ऑल ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है एक महिला फर्स्ट टाइम सांसद के लिए? फर्स्ट टाइम सांसद बना इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, वेयर आई हैव लाइक, जब से मैं कैंपेन करना शुरू की थी तो मैं पीछे कभी नहीं देखी थी। जैसे कि मेरा काम था जैसे कि लोगों के सामने जाने का, मेरा जो संदेश है, हमारे सीएम जी का संदेश है, उनको पहुंचाने का। जो मुझे करना था मैंने कर दिया। तो फिर बाद में लोगों ने वोट करके हमें चुना और यहाँ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ एवरीबडी सेज, तो यहाँ पे आके खड़ा होना भी जैसे कि शायद बहुत बड़ी बात जी है। बहुत बड़ी बात है और वो हमने अचीव किया। तो शायद 30 साल जब मैं घर में और बच्चों के साथ रहने के बाद फिर यहाँ पे आके मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 15 लाख जो वोटर्स हैं उनका जो सपना है और उनके जो भी उम्मीदें हैं उनको मैं नीचे नहीं कर सकती। तो उसी के वो सब साथ लेके मैं ये पार्लियामेंट पहुंची हूँ। तो जब भी मैं अंदर पार्लियामेंट हम लोग जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ बात करना चाहिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। तो इसी की वजह से हम लोगों ने कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बताया कि कोकोनट ग्रोन एरिया है तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़रूरी है वो, तो उसके बारे में मैंने भी बात किया था। तो फिर रेलवे कनेक्टिविटी, जी कनेक्टिविटी, जैसे कि अभी हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया है, तो 75 इयर्स में हमारे एरिया में ट्रेन की फैसिलिटी नहीं है। तो वी आर लकी टू हैव लेट बालयोगी जी स्पीकर जी हमारे सांसद से है, और आपने उनके ही बेटे के सामने आप इलेक्शन जीत के आई हैं। मेरे कंटेस्टेंट थे ऑपोजिट पार्टी के, तो उन्होंने ये जो प्रपोजल की थी जैसे कि रेलवे लाइन का, तो वो अभी अधूरा है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सब लोग बहुत आशा से मेरी तरफ देखते हैं, जैसे कि मैं जाके आगे जाके वो सब अचीव करूँगी बोल के। तो इसी के लिए हम लोग भी बात करते हैं, उसके बारे में भी, रेलवे लाइन के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो और ये सब छोड़ के जैसे कि मैं खुद एक ऐसी कम्युनिटी से आई हूँ, तो SC/ST अमेंडमेंट बिल, हाँ, इसके बारे में मैंने बात की थी। तो बहुत खुशी है मुझे और I feel very blessed to be in the parliament to talk for my people for their reservations. So ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लगता है मुझे। और युवा वर्ग के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके कंस्टिट्यूंसी में बेरोजगार को छोड़ के जो युवा वहाँ बैठे हैं, जो शायद देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? खाली मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, मैं सब युवा को मेरा संदेश एक ही है, जैसे कि कोई लोग जैसा जितना पढ़ते हैं तो चांसेस ज़िंदगी में बार बार नहीं आते, तो जब चांस मिलता है तो उसको पकड़ना चाहिए, हमको उसको पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो कोई ऐसा भी रहता है कि जैसे कि मुझे यहाँ पे रहना है, यहाँ इस जगह छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना है, तो वो सोच छोड़ना चाहिए, बदलना चाहिए। बदलते वक्त के साथ जो मौके मिलते हैं वो मौका का स्वीकारता और उपयोगिता। 30 साल पहले चिंता अनुराधा को ज़्यादा सम्मान मिलता था या आज सांसद बनी है और अचानक से सभी सम्मान दे रहे हैं? वो भी बराबर है, जैसे कि एक बेटी और एक बहू और एक माँ और एक वाइफ, अपना अपना स्थान तो होता ही है। और अभी जो सांसद बनने के बाद ये तो अलग ही, जैसे कि जब आप 15 लाख लोगों के बीच में खड़ा होके जैसे कि आपको चुना गया, तो वो अलग ही होता है, वो अलग रिस्पेक्ट है। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म विथ माई पीपल। क्या आप 33% आरक्षण के लिए संघर्ष करेंगे उन अन्य महिलाओं के लिए जिन्होंने राजनीति में आना है लेकिन वो मौका ही नहीं मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, आप खड़े हैं उन सब के लिए। अंत में चिंता अनुराधा जी का क्या है लक्ष्य अपने कंस्टिट्यूंस के लिए, महिला किसानों के लिए और प्रगति के लिए अपने कंस्टिट्यूंसी में? जब हम लोग स्टेट की तरफ देखेंगे तो हमारे ऑनरेबल CM सर, ही इज़ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो जैसे कि रैतु भरोसा है हमारे यहाँ,
तो फार्मर्स को सेंटर से जो 6,000 मिलते हैं उसको 7,500 जोड़ के हमारे सीएम सर फार्मर्स को पहुंचाते हैं। तो वो विमेन फार्मर हो या मेल फार्मर, तो उनकी तो वो होता है लेकिन सिर्फ फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स देने से कोई आत्मनिर्भर नहीं बनता है। शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तब होती है जब आमदनी अपने आप मिलती है। जी, जैसे कि मैंने बोला कि हमारा बहुत ही रूरल एरिया है और बहुत पुअर कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो जो भी सब्सिडीज देते हैं या कोई भी फ्रीबीज देते हैं तो इसको पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते। जैसे कि कॉस्ट, द स्टाइल ऑफ लिविंग इज टू लो ओवर देयर, तो इसी हिसाब से उन्होंने, जैसे कि अगर कोई देते हैं, जैसे कि आप अगर कोई घर में 2 बच्चे हैं तो हम लोग बच्चे पढ़ाने के लिए एक माँ और जैसे कि वो 2 हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम पे जाना चाहिए। दिन भर काम करते हैं तो शाम तक दोनों को 1,000 रुपये मिलेगा। तो 1,000 रुपये में वो लोग जिएंगे या बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो इसको, ये डिफरेंस को हम लोग थोड़ा कम करने के लिए, जैसे कि हमारे सीएम सर ने जो 2 बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनको 15,000 माँ के अकाउंट में डाल रहे। तो ये अम्मावड़ी स्कीम है। तो इस स्कीम से जैसे कि माँ को पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर फादर के अकाउंट में डालेंगे तो वो पी के पूरा खराब करेंगे, तो इसलिए माँ के अकाउंट में डालेंगे तो बच्चे के लिए कुछ भी है वही देखेगी। तो बच्चे का पढ़ाई होगा, तो इसी से उनका जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी चाहिए तो शायद 1 साल में नहीं होगा, तो शायद आने वाले 5 या 10 साल में होगा। तो तब जैसे कि सोशली भी वो सोसाइटी में इक्वालिटी भी आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से उनका फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ा डेवलप हो जाएगा। तो इसी के यही रीज़न है फ्रीबी देने का वजह। तो हमारे तरफ से जैसे कि हमारे यहाँ ONGC भी है, तो ONGC, गेल, वेदांता, ऑयल इंडिया, बहुत सारे ऑयल कंपनीज के जो ड्रिलिंग रिग्स और वेल्स है हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा खाली मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है। तो हम लोग जब इनसे बात किए थे तो हमारे तरफ से उनको रिक्वेस्ट यही है कि अगर वो लोग अपना काम कर रहे तो उनके हमारे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट, रोड्स या कोई स्कूल्स, बिल्डिंग्स वगैरह, तो उनके तरफ से हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो भी लोकल युवा है उनका एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो यही है मेरा मोटो और आज तक हमारा एम भी वही था, जैसे कि उनसे बात करने में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। घर से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से कहाँ, ये आपके भाग्य में ही है, लेकिन आप एक प्रतीक और एक मिसाल ज़रूर हैं आपके कंस्टिट्यूएंट्स के लिए और आंध्र प्रदेश की महिलाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी महिला सांसद चिंता अनुराधा जी, जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।